ईरान के ऊपर हमला क्यों? दुनिया भर में दो सोच डिवाइड हो चुकी है। क्या चाहता है अमेरिका? क्यों कानून 9 देशों पर लागू नहीं होता? हिंदुस्तान इस वॉर में आज किसके साथ खड़ा है? इस वॉर की असली वजह क्या है? इस 41 सालों के अंदर क्यों ईरान को अमेरिका ने खत्म नहीं किया? अगर इजराइल ज्यादा ही पावरफुल बन गया तो कल अमेरिका के लिए क्या ये वॉर यहीं पर रुकेगा? ईरान को कैसे पता कि अमेरिका के न्यूक्लियर पावर देश दोनों आपस में लड़ लिए तो ये तीसरा विश्व युद्ध होगा? अपने ही बच्चों के ऊपर मिसाइल अटैक करे और अमेरिका को बदनाम करने की कोशिश करी। पता होता है कि अगर वॉर होगा तो उस वॉर में कैसे दुश्मन को नुकसान पहुंचाया जाएगा। कोई ना कोई सीक्रेट सर्विस तो है जो ईरान को हेल्प कर रही है। अगर ये ईरान वॉर लंबा खिंचता है तो क्या अमेरिका भी सिर्फ ऐसे ही वॉर लड़ेगा जैसे रशिया लड़ रहा है, या अमेरिका कोई बड़ा कदम उठा सकता है? आज 10 तारीख है और ईरान, अमेरिका और इजराइल के वॉर को लगभग 11 दिन पूरे हो चुके हैं। लगातार हमले चल रहे हैं। दुनिया भर में दो सोच डिवाइड हो चुकी हैं, कुछ लोग ईरान के साथ और कुछ अमेरिका के साथ। लेकिन दुनिया में हर इंसान का सिर्फ एक ही सवाल है कि ईरान के ऊपर हमला क्यों? क्या चाहती है दुनिया? क्या चाहता है अमेरिका? क्या चाहता है इजराइल? क्या चाहता है नाटो? पूरी दुनिया में यूएन के 193 देश मेंबर हैं, लेकिन क्यों कानून 9 देशों पर लागू नहीं होते, बाकी सभी देशों पर होते हैं? आम लोगों का सवाल, क्या ये वॉर अभी रुकेगा या ये वॉर और लंबा खींचेगा? इस वॉर पर एक आम नागरिक के ऊपर, आपके और मेरे जैसे, इसका क्या असर पड़ेगा? हिंदुस्तान इस वॉर को कैसे देखता है, या हिंदुस्तान इस वॉर में आज किसके साथ खड़ा है? ये सभी के सवाल हैं। हम इन सभी सवालों के जवाब पर आएंगे बहुत आराम से। सबसे पहले कि क्यों आज ईरान, इजराइल और अमेरिका का वॉर चल रहा है? इस वॉर की असली वजह क्या है? अलग अलग मीडिया हाउस दुनिया में, सोशल मीडिया में बहुत सारे सवाल जवाब कि अमेरिका ईरान को अपने लिए खतरा मानता है, वो नहीं चाहता कि ईरान एक न्यूक्लियर वॉर बनाए, इसलिए क्या किया, अमेरिका ने ईरान के ऊपर एक हमला किया। लेकिन मैं पूछ रहा हूं एक सवाल आम, अगर सच में ईरान आपके लिए खतरा है, जब 1979 में ईरान के अंदर क्रांति हुई और ईरान अगेंस्ट अमेरिका या अगेंस्ट इजराइल हो गया, तो इस 41 सालों के अंदर क्यों ईरान को अमेरिका ने खत्म नहीं किया? आप बात समझ रहे हैं? क्या सच में आज ही ईरान खतरा है या सिर्फ दिखाया जा रहा है? अगर सच में न्यूक्लियर इतना ही बड़ा खतरा है अमेरिका के लिए, तो न्यूक्लियर तो इजराइल के पास भी है, तो खतरा तो इजराइल भी होना चाहिए। तो क्या कहते हैं, अमेरिका बोलता है कि इजराइल मेरा दोस्त है, ईरान क्या है, ईरान दुश्मन है। तो कभी भी ताकत दुश्मन के हाथ में नहीं जानी चाहिए। ये दुनिया के पावरफुल लोग और हर लोग यही सोचते हैं यार। अगर आप और मैं भी होंगे तो हम भी यही सोचेंगे कि ताकत हमारे दोस्त के पास रहे, हमारे दुश्मन के पास ना रहे। जब हमारा दुश्मन पूरी तरीके से खत्म हो जाता है तो आज इस दुनिया में, इस कलयुग के अंदर, हम अपने दोस्त को भी खत्म करते हैं। ये बड़े बड़े पावरफुल देशों की सोच है। वो ये नहीं है कि हम ईरान को खत्म कर देंगे तो इजराइल हमारे बहुत करीब हो, नहीं। अमेरिका चाहता है कि मिडिल ईस्ट में क्या हो, संतुलन बना रहे, कोई भी पावरफुल देश ना बने, यहाँ तक कि इजराइल भी ज़्यादा पावरफुल ना बने। अगर इजराइल ज़्यादा ही पावरफुल बन गया तो कल अमेरिका के लिए वो भी क्या हो सकता है, एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। इस बात को आप ऐसे देखिए, जब 1979 में ईरान के अंदर क्रांति हुई तो इस अमेरिका की CIA ने 1980 में ईरान को सपोर्ट किया। अब आते हैं हम, क्या ये वॉर यहीं पर रुकेगा या ये वॉर आगे जाएगा? क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि महज 72 घंटे के अंदर वॉर खत्म हो जाएगा। फिर बहुत सारे स्टेटमेंट आए कि नहीं यार, 15 दिन वॉर चलेगा। अभी 15 दिन के बाद अगला स्टेटमेंट आएगा कि 30 दिन वॉर चलेगा। आप बताओ कि ये वॉर कब तक चलेगा? आप इसको थोड़ा सा किससे जोड़कर देखो, रशिया यूक्रेन से जोड़कर देखो। बहुत सारे एक्सपर्ट ने क्या बोला कि ये वॉर महज 7 दिन में खत्म हो जाएगा, रशिया बहुत पावरफुल है। लेकिन आज लगभग 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। 24 फरवरी 2022 को रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ और वो आज भी वॉर चल रहा है। क्योंकि हम सिर्फ फ्रंट पर किसको देखते हैं, यूक्रेन को देखते हैं, लेकिन यूक्रेन को जो 32 देश, नाटो देश सपोर्ट कर रहे हैं, हम वो नहीं देखते। तो सेम हम उसी सिनेरियो पर आ जाते हैं, सेम ईरान पर भी। आज ईरान वो ईरान नहीं है। आज क्या कर रहा है ईरान? लगातार
हमले का जवाब दे रहा है और बहुत जल्दी जवाब दे रहा है। ईरान को कैसे पता कि अमेरिका के डिफेंस सिस्टम कहाँ पर है? मोसाद दुबई के कौन से होटल पर अपना एक कमांड बेस बनाया हुआ है? दुनिया भर के अमेरिका की लोकेशन या इजराइल की लोकेशन, दुनिया की कोई ना कोई सीक्रेट सर्विस तो है जो ईरान को हेल्प कर रही है। वैसे ही जैसे यूक्रेन को 32 नाटो देश सपोर्ट कर रहे थे। तो इसका निष्कर्ष यह है, ये वॉर लंबा जाएगा और लंबा खींचेगा ये वॉर। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इस वॉर का क्या असर होगा पूरी दुनिया के ऊपर, हम लोगों के ऊपर, आम लोगों के ऊपर। पूरी दुनिया में तो असर होगा यार। आप देखो कि एक दिन के वॉर का खर्चा, अगर आप अमेरिका के वॉर का खर्चा लेकर देखते हो तो 3000 करोड़ इंडियन करेंसी के हिसाब से एक दिन का खर्चा है। वहीं आप इजराइल का पर डे का खर्चा लेकर देखो तो 2500 करोड़ पर डे का खर्चा है। अगर हम ईरान के ऊपर आते हैं तो ईरान का भी 1000 करोड़ प्रतिदिन का खर्चा इस वॉर के ऊपर आ रहा है। ये तो हम दुनिया देशों का देख रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं आम आदमी का, आपका और मेरा, हम पर भी असर पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? पूरा का पूरा गेम किसका है? पूरा का पूरा गेम तो दुनिया के अंदर एनर्जी है ना यार। अगर आज हम कुछ भी सामान लेने जाते हैं मार्केट में, अगर मैं आप ये शर्ट लेने जा रहा हूँ, मैं हाथ की वॉच लेने जा रहा हूँ, कुछ भी एक रेट है मार्केट में, एक प्राइस पर मिलता है। एनर्जी, अब क्या होगा दुनिया में ऑयल के रेट आप पिछले 2-3 दिन से लगातार देख रहे हैं कि $100 क्रूड ऑयल का रेट बढ़ गया, फिर $114 हुआ, धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगा। जैसे जैसे ऑयल्स एनर्जी के रेट बढ़ेंगे दुनिया में तो हर चीज़ पर असर पड़ेगा ना यार। जैसे सपोज करो आपके मोहल्ले के अंदर एक सब्जी आती है, तो एक सब्जी एक गाड़ी लेके आती है, उस गाड़ी में डीजल भरा जाता है, पेट्रोल भरा जाता है, तो पेट्रोल के एक दाम होते हैं, उसी हिसाब से क्या होता है रोड का एक चार्ज लगता है। जैसे कि उत्तराखंड से दिल्ली तक सब्जी गई तो गाड़ी का 10,000 रुपये या 15,000 20,000 कोई भी एक चार्ज हुआ। जब वही चार्ज डीजल महंगा होगा तो सब चीज़ों का रेट महंगा हो जाएगा ना, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आम आदमी के ऊपर भी इसका असर पड़ेगा, हर आदमी के ऊपर, क्योंकि एनर्जी से ही पूरी दुनिया का गेम है। तो आज अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका चाहता है कि मिडिल ईस्ट में पूरा का पूरा कंट्रोल उसका हो। आपने देखा कि ईरान ने क्या बोला, स्टेट ऑफ होर्मुज़ से जो भी अमेरिका, इजराइल या यूरोप का कोई भी कंटेनर जाएगा मैं उसको क्या करूंगा, टारगेट करूंगा, मैं नहीं जाने दूंगा। ईरान ने साफ बोल दिया। तो आप समझ रहे हैं कि आम लोगों के ऊपर कैसे असर पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि हिंदुस्तान किसको सपोर्ट करता है, हिंदुस्तान कहाँ स्टैंड करता है, ये आप लोगों का भी सवाल है और सबका यही सवाल है। तो सबसे बड़ी बात, ये हमारा वॉर नहीं है, ये हिंदुस्तान का वॉर नहीं है, ये वॉर किसका है? ये वॉर है ईरान, अमेरिका, ईरान, इजराइल का। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हमारे को तो ईरान का सपोर्ट करना चाहिए, बहुत सारे कहते हैं इजराइल का सपोर्ट करना चाहिए। अगर आपने एक को खुश करने की कोशिश करी, सपोज मैं कहता हूं कि हमें इजराइल का सपोर्ट करना चाहिए या आप बोलते हैं ईरान का सपोर्ट करना चाहिए, उदाहरण के लिए, इससे क्या होगा, हम भी उस वॉर का हिस्सा हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं, हम भी उस वॉर में कूद जाएंगे। वॉर में जाना बहुत आसान है, वॉर शुरू करना बहुत इजी है, लेकिन वॉर खत्म करना हमारे हाथ में नहीं होता। अब आप समझ रहे हैं कि वॉर में जाने का मतलब क्या है। प्रतिदिन अगर हिंदुस्तान भी वॉर में जाता है तो हम भी एक दिन के अंदर 2,000-2,500 करोड़ का खर्चा होगा, हमारे सोल्जर्स उसमें शहीद होंगे बहुत सारे, उसका असर पूरे हिंदुस्तान के ऊपर आएगा। एक गृह युद्ध की सिचुएशन पैदा हो जाएगी जैसे हर देशों के अंदर हो रही है। तो हिंदुस्तान सेफ है और हिंदुस्तान हमेशा क्या करता है, लोकतंत्र पर विश्वास करता है। हम तब तक पहल नहीं करते जब तक हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन आज हिंदुस्तान दुनिया के शक्तिशाली देशों में से एक है। आपने इसका उदाहरण पिछले ऑपरेशन सिंदूर में देख चुके हैं, 1999 कारगिल वॉर में भी आप देख चुके हैं, 1971 में इंडिया पाक वॉर पर भी आप देख चुके हैं कि आज हिंदुस्तान एक सुपर पावर देश है, हम एक न्यूक्लियर देश हैं। हिंदुस्तान के ऊपर किसी ने भी नुकसान करने से पहले या हमला करने से पहले वो 1000 बार सोचेगा। आज आप देख रहे हैं किसी भी देश में वॉर चल रही है, आप इस बात को ध्यान से सोच कर देखो, दो न्यूक्लियर पावर देश आपस में नहीं लड़ रहे हैं। अगर रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है तो यूक्रेन न्यूक्लियर पावर नहीं है। अगर आप ईरान, इजराइल, ईरान, अमेरिका वॉर देख रहे हैं तो यहाँ पर ईरान क्या है, न्यूक्लियर पावर देश नहीं है। तो दुनिया के पावरफुल देश जानते हैं कि हमें न्यूक्लियर पावर देशों के अगेंस्ट युद्ध नहीं करना। अगर न्यूक्लियर पावर देश दोनों आपस में लड़ लिए तो ये तीसरा विश्व युद्ध होगा। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा नरसंहार होगा। अगर 6 अगस्त 1945 को या 8 या 9 अगस्त को जो सेकंड बॉम्ब गिरा, उसका जो केटी का असर था किलोटन, वो 12 केटी और 18 केटी
था और उससे कितना नुकसान हुआ आप पूरी दुनिया को पता है। लेकिन आज जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो 250 केटी 300 केटी है, कहाँ 12 केटी और कहाँ 300 केटी। अगर न्यूक्लियर यूज होता है तो आप समझ सकते हैं कि उसका असर, उसका नरसंहार दुनिया में किस हद तक जाएगा। तो अमेरिका को भी पता है कि न्यूक्लियर का यूज नहीं करना, लेकिन डराना। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल देखो, अमेरिका और बाकी देशों में बहुत फर्क है। अमेरिका की जनता क्या बोलती है, अगर उनके 10 सोल्जर भी शहीद हुए तो अमेरिका की पूरी जनता अगेंस्ट गवर्नमेंट हो जाती है दुनिया के अंदर कि हमारे सोल्जर शहीद हुए वॉर में, हमारे इस वॉर से कोई मतलब नहीं है। तभी अमेरिका को क्या करना पड़ा, अफगानिस्तान से अपनी सेना वापस बुलानी पड़ी, क्योंकि लोग भड़क गए। ट्रंप ने यह विश्वास दिलाया कि जब वो सरकार में आएंगे तो वॉर में कभी नहीं जाएंगे। लेकिन आज यही ट्रंप क्या कर रहे हैं, पूरी दुनिया में वॉर कर रहे हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूं, मैं इसलिए जोड़ रहा हूं यूक्रेन के साथ कि आज यूक्रेन को 3 साल से ज्यादा हो गए युद्ध करते हुए रशिया से, लेकिन रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अभी तक ऐसे किसी भी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया जिससे मानवता को नुकसान हो। क्या अमेरिका भी ऐसा ही करेगा? अगर ये ईरान वॉर लंबा खिंचता है तो क्या अमेरिका भी सिर्फ ऐसे ही वॉर लड़ेगा जैसे रशिया लड़ रहा है, या अमेरिका कोई बड़ा कदम उठा सकता है? ये क्वेश्चन आपके लिए। आज आप बोलते हैं, आपको दिखाया जाता है कि अमेरिका, इजराइल, ईरान के साथ वॉर लड़ रहा है, वहीं डोनाल्ड ट्रंप एक स्टेटमेंट देते हैं कि हम ब्रिटेन की मदद नहीं लेंगे। तो ये स्टेटमेंट कितना सच है? लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि इस वॉर के अंदर ब्रिटेन भी है, क्योंकि ब्रिटेन की MI6 CIA के साथ क्या कर रही है, एक जॉइंट ऑपरेशंस कर रही है। साइप्रस एक जगह है, वहां से क्या चल रहा है, इनका जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है। और ये बात ईरान को भी पता है कि MI6 और CIA का यहाँ पर बेस है, इंटेलिजेंट हब है, और ये दोनों के दोनों ईरान के ऊपर लगातार यहाँ से क्या कर रहे हैं, हमले करवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है, ब्रिटेन भी इस वॉर के अंदर है, लेकिन बैकफुट से। दूसरा, फ्रांस ने क्या किया कल, क्योंकि आज 10 तारीख है, तो कल ही अपने सारे के सारे युद्धपोत रवाना कर चुकी है फ्रांस भी। अब फ्रांस इस युद्ध में डायरेक्ट आएगा या नहीं, वो बात अलग है, क्योंकि मुझे भी कोई अधिकार नहीं कि हम किसी के नेशनल सिक्योरिटी इशू पर बात करें। लेकिन DGSE भी क्या कर रही है, इस ऑपरेशन में बैकफुट से आ चुकी है। आप बात करोगे यार, DGSE भी अमेरिका के साथ, बिल्कुल। अगर आप 2010-11 में लीबिया के अंदर गद्दाफी के खिलाफ अगर CIA ने ऑपरेशंस किया था, तो उस ऑपरेशन में DGSE भी साथ में थी। लेकिन हम सिर्फ क्या देखते हैं, हम सिर्फ अमेरिका को देखते हैं। अमेरिका के बैकफुट में कौन कौन देश उसको सपोर्ट कर रहे हैं, हम वो नहीं देखते। आपको पहले ही पता है, अगर 5 आइज मतलब अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, इनकी सीक्रेट सर्विस तो ऑलरेडी अमेरिका के साथ काम करती है ना यार। 5 आइज में तो ऑलरेडी काम करते हैं। तो ये देश तो कहीं ना कहीं बैकफुट में US को पूरा सपोर्ट कर रहे होंगे, तक बाकी इन देशों का तो नाम ही नहीं आता। तो हम सिर्फ अमेरिका और इजराइल को ही देख रहे हैं कि ये वॉर कैसा चल रहा है। और मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप एक स्टेटमेंट देखो, कई बार क्या होता है कि हम जिसे जितना बड़ा विलन समझते हैं, शायद वो उतने बड़े विलन भी नहीं होते। ये मेरा ओपिनियन है। हम कहते हैं कि हिटलर बहुत बड़ा तानाशाह था, नाजीवाद फैला रहा था पूरी दुनिया के अंदर, इसमें कोई शक नहीं, ये बिल्कुल सही है। लेकिन हिटलर के 42,000 कैंप चल रहे थे पूरी दुनिया में। ऐसा तो नहीं है कि हिटलर हर कैंप में जा रहा होगा। आप सोचो, क्या पॉसिबल है कि हिटलर 42,000 कैंपों का विजिट कर सके? क्या होता है, कमांडर की आड़ में उसके नीचे के जो भी जूनियर्स होते हैं या जो भी कमांड संभालते हैं, वो भी अपना क्या करते हैं, अपना रास्ता चलाते हैं, मतलब अपनी कमांड करते हैं। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप का एक इंटरव्यू ध्यान से सुनो, उनसे पूछा गया कि ईरान के 160 बच्चों की हत्या कर दी अमेरिका इजराइल ने, वो कोई टेररिस्ट नहीं थे, लेकिन आपने सिविलियन को टारगेट किया। आप ध्यान से देखना डोनाल्ड ट्रंप को, और उससे भी ज़्यादा डोनाल्ड ट्रंप के पीछे जो उनके डिफेंस एडवाइज़र कीट हेगसेट खड़े हैं, उनको आप ध्यान से देखो, उनकी बॉडी लैंग्वेज को ध्यान से देखने की कोशिश करो। तो डोनाल्ड ट्रंप पूछते हैं कि क्या ये सच है, लेकिन वो क्या बोलते हैं कि हमने ईरानियन की उन बच्चों की हत्या नहीं करी, इस पर जांच चल रही है। तो आप समझ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप उनसे पूछ रहे हैं कि हत्या हमने करी, उनके डिफेंस एडवाइजर बोल रहे हैं कि इसकी जांच चल रही है। अब ये कितना सच है, ये आप डिसाइड करो कि उन 160 बच्चियों की हत्या करने पर क्या डोनाल्ड ट्रंप को गुमराह किया जा रहा है? क्या डोनाल्ड ट्रंप को यह कहा जा रहा है कि यह हत्या हमने नहीं करी? क्या सच में डोनाल्ड ट्रंप को नहीं पता कि 160 बच्चियों की जो हत्या हुई है वो अमेरिका और इजराइल की वजह से हुई है, इनके मिसाइलों से हुई है? लेकिन कहीं ना कहीं पूरा वेस्ट या अमेरिका की जनता को क्या बताया जा रहा है कि ईरान ने ही क्या किया,
अपने ही बच्चों के ऊपर मिसाइल अटैक करे और अमेरिका को बदनाम करने की कोशिश करी, इजराइल को बदनाम करने की कोशिश करी। इस तरह का एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है वेस्ट में। अगर आप कुछ दिन पहले भी देखें तो किस तरह का प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया में इस वॉर को लेकर फैलाया जा रहा है कि हिंदुस्तान भी अपने पोर्ट का इस्तेमाल करने दे रहा है अमेरिका और इजराइल को। किसके अगेंस्ट? ईरान के अगेंस्ट। इसको बोलते हैं डिसइंफॉर्मेशन वॉर के अंदर, कि किस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाना है, किस तरह का भ्रम फैलाना है। क्योंकि आज आप सोशल मीडिया में देखो, हजारों तरह की इंफॉर्मेशन आ रही है, आप किस पर ट्रस्ट करोगे? कोई बोलता है कि अमेरिका ने ईरान का इतना नुकसान कर दिया, ईरान हारने वाला है। वहीं ईरान की तरफ से बोला जाता है कि ईरान ने अमेरिका के इतने सारे बेस को ख़त्म कर दिया, डिफेंस सिस्टम को ख़त्म कर दिया, मोसाद के जितने भी टेम्परेरी कमांड पोस्ट बने हुए थे या कमांड हेडक्वार्टर बने हुए थे कई जगह पर, उन सबको क्या कर दिया? डिस्ट्रॉय कर दिया। वॉर में नुकसान दोनों का हो रहा है, लेकिन दोनों साइड लोग क्या दिखाते हैं कि हमारी जीत हो, क्योंकि दुनिया के अंदर जो भी जीतता है सारी दुनिया उसी का सपोर्ट करती है। आप उदाहरण के लिए लेकर देखो कि मोहल्ले के अंदर अगर दो आदमी भी फाइट कर रहे होंगे, आपको हारने वाले की साइड में बहुत कम लोग दिखेंगे। हमेशा क्या होता है? जीतने वाले की ओर लोग जाते हैं। इसका होता है कि लोगों को भ्रम फैलाओ कि किस तरह का लोगों का क्या करना है, माइंड सेट डाइवर्ट करना है। तो मेरी आप लोगों से मैं और कह रहा हूं कि हम लोग, हिंदुस्तान दुनिया का एक पावरफुल देश है, हमें कभी भी प्रोपेगेंडाओं में नहीं आना, हमें दूसरे के वॉर पर नहीं जाना। क्योंकि दुनिया में मैं आपसे एक कहता हूं, हमेशा कह रहा हूं कि आप शक्तिशाली बनो। अगर कल आप पर भी वॉर आता है तो आपके साथ आपको कोई भी खड़ा हुआ नहीं मिलेगा। हर आदमी निंदा जरूर करेंगे, लेकिन कोई भी आदमी क्या होगा? डायरेक्ट इस वॉर पर नहीं आएगा। तो इसलिए हमेशा आप देश हित पर बात करो, हमें अपने देश के बारे में सोचना चाहिए। हम इस देश में लगभग 144 करोड़ लोग हैं। आपसे मैं ये बोलूं कि अगर हम 44 करोड़ एक हैं तो दुनिया के सारे सुपर पावर देश आकर भी हिंदुस्तान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए हमें हमेशा एकता में रहना है। हमारी बाहर से आपने भी देखा होगा, परिवार के अंदर झगड़ा होता है। कौन सा ऐसा परिवार है इस परिवार में तू मैं नहीं होती, लेकिन परिवार से जब कोई बाहर का आदमी या कोई दूसरे लोग लड़ने आते हैं तो परिवार एक हो जाता है। तो पूरा हिंदुस्तान भी क्या है? एक परिवार है। हमारे आपस में मतभेद जरूर होंगे, ये हमेशा आरंभ से हो रहे हैं और अनंत काल तक होंगे। इसका ये मतलब नहीं कि हिंदुस्तानी अलग हैं। हमें ये मैसेज सारी दुनिया को देना चाहिए कि हिंदुस्तान पर जब भी कभी बात आएगी तो 144 करोड़ हिंदुस्तानी सिर्फ एक है। उस वक्त मैं लक्की बिस्ट नहीं, आप सुरजीत, असलम, एंथोनी नहीं, हम क्या है? हम सिर्फ एक हिंदुस्तानी हैं। फिर हम दोबारा आते हैं वॉर को समझने की कोशिश में। तो वॉर में आपने प्रोपेगेंडाओं में नहीं आना। वॉर चलेगा, वॉर लंबा खींचेगा। वो इसलिए खींचेगा क्योंकि सेम मैंने आपको बोला कि जिस तरह ईरान और रशिया आपस के अंदर दोस्त हैं, या ईरान और चाइना दोस्त हैं, हो सकता है कि दोनों को दोनों बैकफुट से इनको सपोर्ट कर रहे हो, या और भी कई देश हैं जो ईरान को सपोर्ट कर रहे हो। जैसे किसको कर रहे थे? यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे थे। नहीं तो यार रशिया भी क्या करता? यूक्रेन को महज 3 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर हरा देता। लेकिन बैकफुट से सपोर्ट है, वॉर को लंबा खींचा जा रहा है। लेकिन क्या अमेरिका भी चाहता है ये वॉर लंबा खींचे? क्या सच में इजराइल भी चाहता है कि वॉर लंबा खींचे? देखो, अगर वॉर लंबा खींचेगा तो अमेरिका को भी नुकसान है, लेकिन अमेरिका को फायदा भी है, क्योंकि निर्याता भी अमेरिका ही है, हथियार भी अमेरिका बनाता है दुनिया के अंदर। जब जब दुनिया में वॉर चलेगा, हथियार बिकेंगे। तभी मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया कि सच में अगर ईरान अमेरिका के लिए खतरा है तो 40 साल से अमेरिका ईरान को क्यों नहीं खत्म कर दे रहा? मैंने आपको बोला कि दुनिया के अंदर क्या है, वॉर को एकदम से खत्म नहीं करना। वॉर हमेशा दुनिया में चलनी चाहिए। अगर वॉर दुनिया में चलेगी तभी तो दुनिया के बड़े बड़े वेपन्स बिकेंगे। 9 देश न्यूक्लियर पावर है, आप सबको पता है। बाकी देशों को क्यों कहा जाता है कि तुम न्यूक्लियर नहीं बनाओगे? क्यों ईरान को कह देते हैं कि तुम न्यूक्लियर नहीं बनाओगे? क्यों उन बाकी देशों के ऊपर अमेरिका बोलता है तुम न्यूक्लियर नहीं बनाओगे? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय कानून, यूएन का कानून तो सभी पर लगना चाहिए ना, सबके लिए कानून बराबर है। अगर अमेरिका न्यूक्लियर हथियार बनाता है तो उस हिसाब से ईरान भी क्या है? यूएन का एक हिस्सा है, यूएन का मेंबर है, तो ईरान को भी अधिकार है न्यूक्लियर हथियार रखने का। तभी कहता हूं कि इस दुनिया में सिर्फ 2 तरह के लोग हैं, या 2 तरह की कैटेगरीज हैं। एक क्या है? जिन पर कोई कानून लागू नहीं होते, जो पावरफुल हैं, कानून सिर्फ पेपर पर है, ग्राउंड पर नहीं है। जैसे अमेरिका जैसे पावरफुल देश ये नहीं चाहते कि
उन देशों के पास भी न्यूक्लियर पावर आए जो कल अमेरिका के सामने खड़े हो जाएं। सपोज करो कि आज के ही वॉर में ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार होता तो अमेरिका ईरान के ऊपर कभी हमला नहीं करता। आप देखो क्या अमेरिका नॉर्थ कोरिया के ऊपर कभी हमला करने की सोचता है? कभी नहीं सोचता, क्योंकि अमेरिका को पता है कि नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर शक्ति है। अगर अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया पर जबरदस्ती दबाव बनाने की कोशिश करी तो नॉर्थ कोरिया क्या कर सकता है? न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। तभी इस दुनिया के अंदर क्या होता है, छोटे देशों को मोहरा बनाया जाता है। जैसे आज ईरान आ गया इस वॉर में, अब ईरान का वॉर लंबा जाएगा, क्योंकि ईरान को भी बैकफुट से सपोर्ट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि दुनिया में दो पावरफुल देश कभी आपस में नहीं लड़ते। जैसे अमेरिका और रशिया दोनों एक साथ नहीं आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका और रशिया लड़ रहे हैं। बीच में कौन है? यूक्रेन। बीच में कौन है? ईरान। तो कहीं ना कहीं लड़ तो रहे हैं, लेकिन लड़ कहां से रहे हैं? बैकफुट से लड़ रहे हैं। तो ये समझ लो कि वॉर तो बड़े देशों का ही है, लेकिन वो दोनों के दोनों क्या है? बैकफुट पर हैं। तो ये वॉर लंबा जाएगा, ये वॉर और आगे खिंचेगा। ईरान ने अपने ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी को सजाए मौत दे दी, क्योंकि वो कई टाइम से क्या कर रहे थे? ईरान के अंदर थे, और एजेंट किसके थे? मोसाद के थे। जितने भी ईरान के पहले लोग मारे गए, जिसमें मोहसिन फ़कीरज़ादे हो, इस्माइल हानिया हो, कासिम सुलेमानी हो, कहीं ना कहीं इनकी इनपुट ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी ने ही दी थी। अब ये बात में कितनी सच्चाई है, क्योंकि वॉर के टाइम पर बहुत सारे न्यूज़ चलते हैं, ये आपको धीरे धीरे आगे पता चलेगा। आप सिर्फ सुनो, एनालाइज हमेशा अपना करो। और आपके दिमाग में एक और सवाल होना चाहिए, जो वॉर हमें दिखाई दे रहा है, क्या यही वॉर है या इसके अलावा कुछ और भी वॉर है? आप फ्रंट पर देख रहे हैं ईरान अमेरिका की सेनाओं को आपस में लड़ते हुए, एयर स्ट्राइक करते हुए, ड्रोन हमले करते हुए, जेट प्लेन से मिसाइल गिराते हुए। ये वॉर क्या है? एक फ्रंट वॉर है जो हमें सामने से नजर आता है, लेकिन इस वॉर के पीछे दुनिया की बड़ी बड़ी सीक्रेट सर्विस, चाहे वो MI6 हो, CIA हो, मोसाद हो, DGSE हो, SVR हो, ये बहुत पहले से क्या करते हैं? वॉर की प्लानिंग करते हैं। इनको पता होता है कि अगर वॉर होगा तो उस वॉर में कैसे दुश्मन को नुकसान पहुंचाया जाएगा। तो दो वॉर होती है। एक वॉर आपको नजर आ रही है जो आप फ्रंट पर देखते हैं, एक वो वॉर होती है जो आपको कभी नजर नहीं आती, जो पर्दे के पीछे होती है। वो होती है दुनिया के पावरफुल एजेंसीज का वॉर। यही एजेंसीज होते हैं जो अपनी सेना को या उस देश को, जो देश इनका मित्र होता है, उनको वो हर इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं जिससे दुश्मन का क्या हो? नुकसान हो। तभी आज ईरान को हर लोकेशन मिल रही है अमेरिका की। तो कहीं ना कहीं दुनिया की कोई सीक्रेट सर्विस है जो हर कोऑर्डिनेट दे रही है किसको? ईरान को। और ईरान क्या कर रहा है? एक्यूरेट टारगेट कर रहा है उनको, और दुश्मन को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। तो कुछ वॉर पीछे भी होती हैं। और अगला क्या है? दुनिया की बड़े बड़े देशों की इकोनॉमी ख़त्म करना। यार आप बोलोगी इकोनॉमी से क्या फ़र्क पड़ता है दुनिया के अंदर? एक पल के लिए मैं छोटे से उदाहरण के साथ समझ लो कि आज आपकी जेब में पैसा है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई लेवल पर रहेगा। आजमा के देख लेना, जब तक आपके बैंक का बैलेंस भरा होगा ना, आपका कॉन्फिडेंस अलग ही नजर आ रहा होगा यार, आपके चेहरे पर अलग नूर होगा। आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, आप ऐसे करके चलोगे। क्यों? क्योंकि आपका बैंक बैलेंस भरा हुआ है। लेकिन अगर आपका बैंक बैलेंस धीरे धीरे खत्म हुआ, ये एक आम आदमी सोच कर देखो, हजारों टेंशन शुरू हो जाती है, दिमाग काम करना बंद नहीं करता, घर में कलेश शुरू हो जाते हैं। अगर आप एक परिवार वाले आदमी हो तो आपके घर में कलेश हो जाएंगे। पति पत्नी को बोलेगी कि पैसे चाहिए, घर के अंदर ये चीज की जरूरत है, धीरे धीरे कलेश हो जाते हैं शुरू। अगर कोई रिलेशन में है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, तो गर्लफ्रेंड बोलती है बॉयफ्रेंड को मुझे ये चाहिए, बॉयफ्रेंड बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है। यहीं से क्या हो जाता है यार, सब अपने ऊपर मत लेना, बहुत अच्छे लोग हैं दुनिया के अंदर। मैं कुछ एक उदाहरण देकर बता रहा हूँ आपको, बता रहा हूँ कि पैसे की कमी की वजह से एक आम इंसान कैसे डिप्रेशन में चला जाता है। तो सेम देश का उदाहरण ले लो ना यार, अगर देश की इकोनॉमी खत्म होगी तो उसका असर तो पूरे देश के ऊपर पड़ेगा ना। बेरोजगारी होगी, नौकरियां जाएंगी, तो लोग क्या होंगे? सड़कों में आ जाएंगे, लोग अपनी प्रेजेंट गवर्नमेंट को खत्म कर देंगे। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी वॉर होती है कि कैसे किसी देश की इकोनॉमी को खत्म करना। अब आप समझ रहे हैं, इस वॉर की वजह से आप देख लो दुनिया के अंदर कितना डिस्टर्बेंस हो गया। अब आप समझ सकते हैं कि ईरान कितनी इंपॉर्टेंट जगह है यार, कि ईरान जैसा एक छोटा सा देश बोलता है कि मैं पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला दूंगा, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स जस्ट उसके नियर में है। समझ रहे हैं? यहां से जो भी शिप गुजरेगा उसको मैं क्या करूंगा? टारगेट कर दूंगा। तो अमेरिका को भी पता है कि ईरान कितनी इंपॉर्टेंट जगह है। तो दुनिया के बहुत सारे देश हैं जो अमेरिका के भी दुश्मन है, क्योंकि अमेरिका ने दुनिया में ऐसा भलाई का काम तो किया नहीं कि सारा संसार इसका मित्र होगा। तो दुनिया में बहुत सारे
ऐसे देश हैं जो कहते हैं तू अमेरिका एक बार वॉर तो कर, हम तेरे वॉर को इतना लंबा लेकर जाएंगे कि तू सोच नहीं सकता। जिस तरह से दुनिया चल रही है ये भी दुनिया में चलता रहेगा, ये तो आरंभ से चल रहा है, अनंत काल तक चलेगा। इसकी वजह से हमें डिस्टर्ब नहीं होना। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि हम एक पावरफुल देश हैं। और बहुत सारे लोग कमेंट्स में शुरू कर देंगे किस बात का पावरफुल इस बात का कि मैं इस जंगल में बैठा हुआ हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। और आप भी शायद जब इस वीडियो को देख रहे होंगे अपने घर में या कहीं पर भी आराम से बैठे होंगे, तो इसका मतलब आप सेफ हो ना यार, आपको कोई टेंशन नहीं। तो इससे बड़ी सिक्योरिटी क्या होगी किसी देश में कि आप खुलकर घूम रहे हैं। पूरी दुनिया में आज वॉर चल रहा है, दुनिया के सुपर पावर देश हिले पड़े हैं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान इन सब चीज़ों से दूर है। क्यों? क्योंकि हमारी इंटेलिजेंस विंग, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी पुलिस फोर्सेस अपना बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तभी क्या है, हम इन सभी चीज़ों से अपने देश को सेफ रख रहे हैं। दुनिया क्या बोलती है उस पर आप अपना एनालाइज करो, अपने विवेक का इस्तेमाल करो और हमेशा देश हित पर बात करो, क्योंकि इस दुनिया में देश प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं।